नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को बीते तकरीबन 20 माह का समय बीत चुका, लेकिन हार पे हाहाकार और हार पे मंथन का दौर अब तक जारी है। कांग्रेस एक के बाद एक नए कारण बताती है कि चुनावी हार क्यों हुई। कभी सत्ता पक्ष, जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, उसके ऊपर ठीकरा फोड़ती है, तो कभी कभी अपने ही गिरे भाव में झांकने की बात कहती है। ताजा मामला पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान का है। उन्होंने जो नर्सिंग जो सेवा के जो लोग हैं, वो जो हड़ताल कर रहे हैं, उनके समर्थन पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपनी बातों को पूरा नहीं किया था, इस कारण भी हमें हार झेलनी पड़ी। क्या है पूरा मामला और क्यों बाबा के बयान के बाद सियासत में इतनी खलबली मची हुई है, इस पूरे विषय पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में ये भी बड़ा मुद्दा था। छत्तीसगढ़ की सियासत में लंबे सन्नाटे के बाद टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दे मारा जिसने कांग्रेस की चूल्हे हिला दी हैं। महासमुंद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे टीएस सिंहदेव ने दो टूक कह दिया। पूर्व डिप्टी सीएम का ये बयानी बम कांग्रेस आला कमान के गले की हड्डी बनता जा रहा है। चुनावी हार की असली वजह बताते हुए टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया कि जनता को सिर्फ वायदे नहीं, हकीकत चाहिए, और जब सरकार डिलीवरी नहीं कर पाई तो जनादेश भी हाथ से निकल गया। दरअसल ये वाकया तब आया जब एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांग को लेकर लंबे समय से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का समर्थन भी मिला है। एनएचएम के अधिकारी और कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। एनएचएम कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। सिंहदेव ने 2 साल बाद बताई छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हारने की वजह। टीएस बोले, कांग्रेस पिछला चुनाव इसलिए हारी क्योंकि घोषणाओं को पूरा नहीं कर सके। टीएस सिंहदेव के इस बयान से सियासी खेमों में बड़ी हलचल। बीजेपी ने साधा निशाना। मंत्री केदार कश्यप बोले, टीएस नहीं बोल पा रहे कि भूपेश बघेल ने हराने का काम किया। टीएस सिंहदेव की सफाई, जितने हार के बड़े कारण, उनमें से एक यह भी था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, ये कांग्रेस का मामला, उनको चिंता करनी ही चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, ये तो संगठन का मैटर, कांग्रेस ने शुरू से मानी कमियां, कोई माने या ना माने, कुल मिलाकर टीएस सिंहदेव का ये बयान सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी का तंज कसने का सिलसिला जारी है, तो वहीं इस मसले पर टीएस सिंहदेव की सफाई भी सामने आई। दीपक बैज ने भी ये कह दिया कि हम शुरू से मान रहे हैं कि हमारी कमियां रही होंगी। और भी वजह आएंगे, अभी तो धीरे धीरे परतें और खुलेंगी, किस किस वजह से कोई उनकी सरकार नहीं आए, किसके कारण से व्यक्तिगत तौर पे हारे, वो भी अभी बयान नहीं कर पा रहे हैं। अब वो उनका मामला है, उसमें अपने को कोई नहीं है, उनको चिंता करें। बड़े कारण हार के जो थे, उनमें से एक कारण ये भी था कि घोषणा पत्र में विशेष करके कर्मचारियों के संदर्भ में जो बातों को हम लोगों ने रखा था, उनको नहीं कर पाए थे। सरकार नहीं बन पाई, कहीं न कहीं कमियां रही होगी, उस बात को लेकर कहा है। हम लोग तो शुरू से इस चीज़ को कह रहे थे कि ठीक है, अगर सरकार नहीं बन पाई, हम लोगों ने, हमारी कांग्रेस की सरकार में 80% हम अच्छा काम किए, 10-20% हमसे भी कई कमियां रह गई होगी। टीएस बाबा का ये बयान कई सियासी खेमों में हलचल मचा रहा है। इसे पार्टी के अंदरूनी असंतोष का इशारा भी माना जा रहा है और 2028 की सियासी जमीन तैयार करने की चाल भी। जो भी हो, इतना तो तय है कि टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर की हलचलें बाहर ला दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों एनएचएम की हड़ताल
की वजह जो है अब सियासी तूल पकड़ते जा रही है। मतलब ये कि एनएचएम की वजह से हार और बाबा के बयान में सियासी हाहाकार। चलिए इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। शिवनारायण जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीति के हर पहलू को पैनी नजर से देखने जानने समझने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई। आप जन्मदिन के दिन भी समय निकाल के बीएसटीवी के दफ्तर आए, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 2023 में कांग्रेस की हार हुई विधानसभा में। लगभग 20 माह बीत जाने के बाद भी हार की वजहों को तलाशा जाएगा तो सियासत में हलचल मचना तो तय है। अनिल जी बिल्कुल अवधेश जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमारा ख्याल रखा कि आज जन्मदिन की बधाई दी है। और सभी अजय भाई को भी और आदरणीय शिवनारायण पांडे जी को भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम है। देखिए, टीएस सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने यदि ये जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार इसलिए गई क्योंकि इस तरह के वादे हमने पूरे नहीं किए। मुझे याद है कि जब टीएस सिंहदेव कांग्रेस में थे और 2018 में जो सरकार बनी कांग्रेस की, उसमें जो घोषणा पत्र लागू हुआ उसका एक बड़ा कारण था सरकार बनने का, और उस घोषणा पत्र के चेयरमैन टीएस सिंहदेव थे। बहुत सारे वादे उन्होंने जनता से किए थे और बहुत सारे वादे उसमें से पूरे भी नहीं हो पाए, जिसमें से प्रमुख तो ये था कि जो संविदा कर्मचारी हैं, जो सैलरी बढ़ाने की जिन कर्मचारियों की बात है, उनकी संख्या लाखों में थी, और इसलिए टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र के चेयरमैन के रहते हुए ये वादा उनसे किया था, वो पूरा नहीं हो सका और इसलिए सरकार चली गई। सिंहदेव निश्चित तौर पर इसके लिए दुखी भी हुए होंगे, लेकिन वो एक साफ दिल के व्यक्ति है, वे सच्चाई उगलना जानते हैं, इसलिए आज उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा अवधेश, कि कांग्रेस सरकार के जाने का एक बड़ा कारण यह भी था कि वहां मुख्यमंत्री को लेकर जो लड़ाई चली 5 साल तक, मतलब 1.5 साल का कार्यकाल तो आप निकाल दीजिए, चले 2.5 साल तक तो भूपेश बघेल को रहना ही था, पर 2.5 साल तक के लिए जो टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनना था, उसके बीच ये जनता जनमानस बन गया था कि नहीं, सिंहदेव यदि आएंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार एक नए तरीके से आगे बढ़ेगी और स्वरूप लेगी। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति थी, भूपेश बघेल का राजनीतिक एक तरह से रणनीति थी, जिसमें उन्होंने एक तरह से पूरी तरह किनारे और अलग थलग कर दिया था टीएस सिंहदेव को, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए मैं जब एक बार शिवनारायण पांडे जी का रुख करता हूं, फिर अजय जी के पास इत्मीनान से जवाब लेने के लिए आऊंगा। शिवनारायण जी, आपने इस पूरे बयान और पूरे खबर को आपने देखा, सुना और समझा। आप बेहद ही वरिष्ठ नेता हैं, सियासत के हर पहलू को बेहद गंभीरता से समझते हैं। जरा बताइएगा कि कांग्रेस की हार पे 20 माह बाद भी कारण तलाशे जाए और उसके बाद सफाई दी जाए और पीसीसी चीफ कहे कि 80% तक हमने काम तो बेहतर किया था, बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। शिवनारायण जी, पांडे जी। नहीं, वास्तव में ये हारने के कारण तलाशने का उपक्रम नहीं है। आप समझिए कि जो कांग्रेस की वर्तमान में उठापटक संगठन में मची हुई है, जिस प्रकार से दीपक बैज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक प्रकार से छोटी मोटी ये टीस है। कारण तो बहुत सारे हैं और सब जानते हैं किस प्रकार का कारण है, लेकिन ये जो माननीय सिंहदेव जी का बयान है, वो शुद्ध और शुद्ध कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उठापटक की राजनीति का एक प्रकार से एक समझ लीजिए कि एक वक्तव्य है, छोटा सा वक्तव्य है। मामला ये है कि सिंहदेव जी इसके पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे, पंचायत मंत्रिमंडल से नहीं, पंचायत विभाग से इस्तीफा दे चुके थे, और उन्होंने विधानसभा का बहिष्कार भी किया था, चले आए थे वापस। उन्हीं के सत्तारूढ़ दल के एक विधायक ने आरोप लगाया था कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। बड़ी मान मनोबल के बाद धीरे से सब कुछ सबसाइड करने के बाद उनको जो है एक डिप्टी सीएम का झुंझुना पकड़ाया गया, और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग में, किसी विभाग में उनकी कोई बड़ी कारगर भूमिका नहीं थी। वास्तव में जो भूपेश सरकार थी वो एक प्रकार से गिरोह के रूप में काम कर रही थी। मुख्यमंत्री के अपने जिलों में गिरोह थे, प्रदेश में गिरोह थे,
पूरी जो सरकार थी वो लूट और अराजकता की सरकार थी, और इसको पर्दा डालने के लिए ये जो घोषणाएं जारी किए थे, घोषणा पत्र जारी किए थे, उस पर 10% भी काम नहीं हुआ। और स्थिति ये होगी कि जनता के बीच में कांग्रेस की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक उदाहरण देता हूं मैं, अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार। ठीक है शिवनारायण जी, मैं लौटता हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं अगले सवाल के साथ लौटूंगा जब एक बार अजय जी से जवाब ले लेता हूं। अजय जी, मैंने पहले कहा था कि शिवनारायण जी बेहद वरिष्ठ नेता हैं, सियासत के हर पहलू को समझते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि इस बयान के मायने क्या है। ठीक है, आप विपक्षी दल के हैं, आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस के भीतर की स्थिति को बयां करता हुआ ये पूरा बयान है। सरकारें आती है जाती है, चुनाव में जीत हार दोनों दो पहलू हैं, लेकिन 20 माह बाद अगर इस विषय पे चर्चा हो इस बयान के बाद, तो इसे आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए इसे क्या मानते हैं? अजय जी। अवधि जी, महत्वपूर्ण है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुनाव में उतरती है, घोषणा पत्र एक सोच एक नियत लेकर उतरती है कि हम आने वाले 5 सालों में जनता के लिए क्या करेंगे। हमने 36 बिंदु का एक घोषणा पत्र बनाया। माननीय पत्रकार अनिल द्विवेदी ने बात को अंडरलाइन किया कि वो घोषणा पत्र हमारी जीत का एक हथियार बना, उसके आधार पर हमको वोट मिले। महत्वपूर्ण बात है कि 36 में से 30 बिंदुओं के वादे किए। आज माननीय टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जैसे दायित्व पे रहे, उन्होंने जो एनएचएम पर्टिकुलर जो बात की, एक प्रमुख मुद्दे की बात करूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लगभग 16,000 कर्मचारी हैं। आज अवधि जी हम खुद देख रहे हैं कि बस्तर में जिस प्रकार से बाढ़ है, लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। उस समय इन एनएचएम कर्मियों की सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वो दंतेवाड़ा जाए, बीजापुर जाए, वहां लोगों का इलाज कर सके। इस समय जो हड़ताल है वो कहने के छत्र की आम जनता की बड़ी दुखदायी है। ये सरकार का नैतिक दायित्व, तो इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बात राजनीति से इतर यह है कि बात मैं स्वीकार करता हूं कि टीएस सिंहदेव जी सीधे साधे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये वादा पर्टिकुलर जो हमने एनएचएम कर्मियों से किया था कि हम अनियमित को नियमित करेंगे, हम नहीं कर पाए। देखिए, कोई चीज हारते हैं उसके लिए कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आपकी सरकार को 2 साल हो चुके हैं। शिक्षा पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करेंगे। ये मेरे पास भाजपा का घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने लगातार एक बात अंडरलाइन की कि हम 100 दिन के अंदर अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि शिक्षक, ये 4 लोगों को अंडरलाइन किया गया। ये चारों जो कर्मी हैं, इनको आने वाले 100 दिन के अंदर हम नियमित करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं, 2.25 साल हो गए, लगभग इतने मतलब दिनों के बाद भी कोई उसके अंदर घोषणा नहीं की बात की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे वाले हमारी कमिटमेंट है। मैं तो पूछना चाहता हूं, भैया 16 महीने सारे कर्मचारी हो गए, क्या 5-5 राज्यों में जो महिलाओं को 500 में सिलेंडर की बात की, क्या आप दे पाए? ना 100 दिन में कर्मचारी को नियमित कर पाए। 18 लाख प्रधानमंत्री का आवास का दावा करते हैं, क्या किसी एक भी गरीब के खाते में आपने पैसा डाला? 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात तो छोड़िए, 2 साल में 40,000 लोगों को युवाओं को रोजगार मिलने के बजाय लगातार सरकारी लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी है। आप शिक्षकों युक्तिकरण नाम से 40,000 शिक्षकों को नौकरी से निकालने की साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। मेहतारी वंदन पे 70 महिलाओं को ठग रहे हैं। न किसानों को प्रति क्विंटल 3100 मिला, न प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी हो पाई, न एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं। तो मोदी गारंटी के नाम पे लगातार हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला, ठगा महसूस कर रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री आपको खुद कहते हैं हमारे मामले जो है, हमारे वादे जुमले हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या किसानों की दुगनी हो गई? क्या 2022 तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या पार्टी लिंक इकोनॉमी बन गई? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? ये जो वादे भाजपा के हैं, ये इनके जुमले हैं। हमारे वादे, हमारे कमिटमेंट थे। हमने 36 में 30 बिंदुओं के वादे पूरे किए। ठीक है, ठीक है। शिवनारायण जी, जरा जवाब दीजिएगा कि आपके वादे जुमले थे, अजय जी कह रहे हैं। ये बात इतर है कि तीसरी बार देश की जनता ने मुहर लगाई उस सरकार पे जो इन तमाम वादों के साथ जनता के बीच में 2014 में गई थी। ये भी जरा बताइएगा कि प्रदेश में कह रहे हैं अजय जी गंभीरता से कि ना तो साहब 3100 में धान खरीदी गई, ना एक मुश्त भुगतान हुआ, ना युवाओं को रोजगार मिला, और आप दावा करते हैं सुशासन की सरकार का। शिवनारायण जी, जरा जवाब दीजिए। ये धान का तो मालूम है, अभी किसी किसान का बकाया नहीं 31 रुपए के भाव से, और 21 कुंटल खरीदा जा रहा है, इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा, जितनी वो बातें कह रहे थे, मैं ये कहता हूं कि एक टाइम फ्रेम कोई न कोई घोषणा पत्र जारी किया जाता है। वित्तीय स्थिति पूरी तरह से कंगाली छोड़ के चले गए, और 5 साल में आप पूरा नहीं कर पाए। 15 महीने में आपने सवाल करना, और आपका धर्म बनता है, आप जागरूक रहिए, आप देखते जाइए, क्योंकि आपने जो घोषणाएं की थी उसके कारण आपकी जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से जनता के बीच में, लोगों के बीच में समाप्त हो चुकी थी। उसके दुष्परिणाम आपने देखे।
जैसे उसका परिणाम यह है कि सबसे बड़ी जज तो लोकतंत्र में जनता होती है। अजय जी, कर्मचारियों को वादा किया था कि नियमित करेंगे, पांडे जी बता दीजिए क्यों नहीं कर रहे हैं? अजय जी, पांडे जी वही कुछ बता रहे, एक बार सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगा ना, अनिल जी के पास आखिरी में जाएंगे। ठीक है पांडे जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जितनी घोषणाओं की बात की है, ये सिर्फ घोषणा हमारा नहीं है, बल्कि एक प्रकार का वचन पत्र है, और सरकार पूरी तरह से कमिटेड है, उन चीजों की तरफ लगी हुई है। और अभी आपने तो 5 साल पूरे बिताने के बाद ये दावा किया था, अभी दीपक जी बोल रहे थे, मैंने देख रहा था, उन्होंने कहा कि भैया हम तो पहले से जान रहे थे कमजोरी है। 65 पार का नारा कांग्रेस का था, जबकि भूतल पर किसी तरह की कोई विश्वसनीयता उनकी नहीं थी। हम विश्वसनीयता के साथ इन सारी वादों को पूरा करेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वैसी गलती नहीं करेंगे, सिर्फ लफाजी नहीं करने वाले, सिर्फ ठगी नहीं करने वाले। पूर्ववर्ती सरकार की ठगी से सारे लोग, सारे राजनीतिक दल सबक लेना चाहिए। और दिल्ली में देख लिए हैं कि जिस प्रकार से राजनीतिक ठगी का प्रपंच किया गया, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी जो ठगी का प्रपंच किया गया था, उसका दुष्परिणाम उस दल ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती करने वाली नहीं है, और ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है। जो कहते हैं वो करते हैं। श्रीनारायण जी, जब एक बार जवाब ले लेता हूं अजय जी से संक्षेप में। अजय जी संक्षेप में आप कमेंट करिएगा, मुझे अनिल जी के पास जाना होगा। श्रीनारायण जी ने पूरी बातें बता दी। आपने भी कहा था कि कोई भी घोषणा पत्र, वचन पत्र, जो भी गारंटी पत्र हो, चुनावी पत्र जो होते हैं, वो एक टाइम फ्रेम के लिए होता है। आप 5 साल के सरकार में दीपक बैद जी मानते हैं कि साहब 80% हमने काम किया, बीजेपी मानते हैं कि आपने काम नहीं किया, इसलिए बीजेपी सत्ता में लौट आई। अभी 20 महीने लगभग सरकार को कमोबेश हुए हैं, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, जरा जवाब दीजिए श्रीनारायण जी की बात है। आज की जो मेन चर्चा है वो एनएचएम कर्मियों पे है। मैं अंडरलाइन नाम के भाजपा के घोषणा पत्र की मेरे पास है मोबाइल पे, क्लियर कह रहा हूं कि 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों के स्पष्ट रूप से मैं पूछना चाह रहा हूं। पांडे जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर नेता, मैं तो पूछना चाहता हूं, टाइम बॉन्डेड, बाकी बातें छोड़ दीजिए। चलिए आपने यहाँ पे कहा कि 5 साल का समय होता है आज कोई भी राजनीतिक पार्टी पूरा करने के लिए, ये तो टाइम बॉन्डेड वादा था आपका कि 100 दिन में अनियमित संविदा, दैनिक वेतन, मुफ्त के अतिरिक्त शिक्षक, किसी एक को भी नियमित किया तो बता दीजिए। दूसरा अगर मुझे समय देंगे तो मैं एक बार अनिल जी का रुख करता, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि साहब अगर एनएचएम की हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे बुरा असर पड़ेगा, अब पड़ भी रहा है। हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे कि किस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटका हुआ है। अजय जी जिक्र कर रहे थे अभी बस्तर में, जिस तरह से उनकी सर्वाधिक आवश्यकता है उस सुदूर क्षेत्र में जाके काम करने का, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, असर तो पड़ रहा है। और बड़ी बात यह कि न केवल कांग्रेस, न केवल विपक्ष, बल्कि रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी आंशिक तौर पर सहमति दी है उनकी मांगों का। अनिल जी, बिल्कुल अवधेश जी, देखिए बीजेपी की सरकार है और उन्होंने जो वादे किए होंगे वो तो उन्हें पूरा करना होगा। बिल्कुल नहीं तो कांग्रेस ने जिस तरह जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया वैसे ही बीजेपी के लिए भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है और अभी उनके पास कम से कम 3.5 साल का समय है। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि ये समय आते तक वो कुछ वादे पूरे करेंगे। अब जहां तक सिंहदेव के बयान का ये मुद्दे की जो मामला है, मुझे याद है कि सफादर का एक बहुत अच्छा शेर है अवधेश भाई जी, कि दुनिया जिसे जुबान कहती है, दुनिया जिसे जुबान कहती है, उसे जज्बातों का फसद्दर चाहिए। क्या बात, ठीक है। अगर टीएस सिंहदेव ने आज ये बात कही है तो उन पर भी 3 सवाल खड़े होते। एनएचएम कौन से डिपार्टमेंट का मामला है? उन्हीं के डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग का था, वो स्वास्थ्य के मंत्री थे। बिल्कुल सही। वो चाहते तो जिस तरह उन्होंने आवास को लेकर के रेजिग्नेशन दे दिया अपने विभाग से, स्वास्थ्य को लेकर के सीएम के सामने अपनी बात रख सकते थे। एक अंतिम जितने ज्यादा विरोध हो सकता तो वो जाकर के कर सकते थे। वो कह सकते थे कि ये हजारों एनएचएम कर्मियों का मामला है, उनके जीवन का मामला है, उनकी सैलरी बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें परमानेंट करना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। हो सकता है उन्होंने इसके लिए कोशिश की होगी, लेकिन उसका कभी कोई सामने चीज आई नहीं कि जनता को लगे कि या एनएचएम कर्मियों को लगे कि हाँ स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे साथ काम किया। ठीक। लेकिन ऐसा सिंहदेव कर नहीं पाए। अगर वो कर लेते तो मुझे लग रहा है कि आज उनकी साख और ज्यादा बड़ी होती और ज्यादा तरीके से अपनी बात रख पाते। एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, अगर आज आकर के सिंहदेव के बयान का समर्थन कर रहे हैं, लगभग समर्थन कर रहे हैं, तो ये तय मानिए कि कांग्रेस में अब 2 तरह का
ध्रुवीकरण होने जा रहा है और वो जनता समझती है। चलिए शिवनारायण जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि साहब 16,000 की संख्या है और आप उसी बस्तर से आते हैं जिसे छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान माना जाता है, लेकिन आज बस्तर में आवश्यकता है साहब एनएचएम को काम करने की। हड़ताल को लेके कोई अपडेट आपके पास शिवनारायण जी? जो भी कर्मचारी हैं लोकतंत्र में वो बहुत जिम्मेदार लोग हैं और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का विरोध कर रही है। उनको अपनी मांग अपनी सरकार से करने का अधिकार है, लेकिन उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत उनकी जो मांगे स्वीकार की जाएंगी, वो सब सारी चीजों सरकारी स्थितियों में, अब बताइए विपन्न स्थिति में, और ये जो लिगेसी मिली है, जो हमको मिला है, उसमें सारी चीजों तो आपस में बैठ के सरकार से संवाद होगा, उनके कर्मचारियों का उसका समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि भयावह स्थिति है किसी प्रकार की, वो काम चल रहा है, उसके वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन इनको किसी तरह से हम अपमानित नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से दुराव नहीं कर रहे हैं। इनके जो हक हैं वैधानिक रूप से उसको माने जाएंगे। सरकार का अपना पक्ष होगा, इनका अपना पक्ष होगा, बीच से रास्ता निकाल लेंगे और ठीक करेंगे इसको। आपको सुलझा हुआ वरिष्ठ नेता कहा जाता है कि आपने कहा कि वैधानिक तरीके से जो भी मांगे होगी सरकार उस पर जायज विचार करेगी। अजय जी, संक्षेप में मुझे समाप्त करना होगा। एनएचएम तो बहाना है साहब, निशाना तो कांग्रेस पे, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी ट्रोल और में आईटी सेल जो पूरी तक खाली है। सारे वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा दिए हैं, चाहे अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लंबी लिस्ट है। ना संगठन में कोई भूमिका, ना मंत्रिमंडल में, तो सारे वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के दोहरा चित्र इस पर दिखता है। स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट रूप से एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की, आज उनके वेतन कटौती की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। दूसरे इनके दो सांसद विजय बघेल, आज घोषणा पत्र पे चर्चा हो रही है, आज घोषणा पत्र विजय बघेल जी ने बनाया है। आज विजय बघेल जी और बिनमोहन अग्रवाल दोनों वरिष्ठ सांसद आज इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। आज यहाँ बैठे वरिष्ठ जो प्रवक्ता है पांडे जी, वो स्पष्ट करें क्या वो स्वास्थ्य मंत्री के साथ है जो इनकी मांगों के साथ नहीं है, लगातार धमकी देने की बात करें। आज अल्टीमेटम दिया गया था 5 बजे तक का कि भैया अगर लौटेंगे नहीं तो नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। मतलब स्वास्थ्य मंत्री का अलग सुर चलता है और बिनमोहन अग्रवाल जी, विजय बघेल जी का अलग चलता है। ये दोनों चित्र देख लीजिए। जो खाना पूर्ति की कार्रवाई है, मुझे बता दें पांडे जी, क्या स्वास्थ्य मंत्री के साथ है या विजय बघेल के साथ है, बिनमोहन के साथ है? एक तरफ आप सलाने का प्रयास करते हैं, दूसरे तरफ डराने का प्रयास करते हैं। तो ये ठगना बंद करिए। ये छत्र की जनता को ठगने का चित्र लगातार 20 महीने से दिख रहा है। अजय जी, अनिल जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैंने जो सवाल अजय जी से लिया कि साहब एनएचएम की हड़ताल, ठीक है, एक चुनौती है सरकार के सामने कि कैसे उसे हैंडल किया जाए, लेकिन सियासी जमीन तैयार की जा रही है कांग्रेस को लेके। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी इशारा किया कि इसको लेकर के थोड़ा कांग्रेस की राजनीति में खतबदाहट होगी, थोड़ा दिलों में कालापन आएगा इस तरह के बयान के बाद, क्योंकि बहुत से लीडर अब जो हैं वो दूसरे खेमे की तरफ तैयार हो रहे हैं। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर के कांग्रेस में कवायद चल रही है, मुझे लग रहा है कि ये चीजें पार्टी को ही डैमेज करेगी कहीं न कहीं। अभी थोड़ा सा इसको बैलेंस करना होगा और ऐसे बयानों को लेकर के ये कोशिश होगी कि कांग्रेस अपना बहुत अच्छा पक्ष सामने रखे, ताकि जो एनएच कर्मी है, ताकि जो आम जनता है, उनको लगे कि कांग्रेस विपक्ष की सही भूमिका। मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, शिवनारायण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि एनएचएम की हड़ताल बेहद आवश्यक है उनकी काम बहाली पे, उनके वापस काम पे लौटने को, क्योंकि सवाल स्वास्थ्य का है जो बेसिक जरूरतों में शामिल है। लेकिन एनएचएम के हड़ताल के जरिए कांग्रेस पे जो निशाना साधा जा रहा है, बाबा के बयान से जो हाहाकार मचा है, यह सियासी भंवर कब थमेगा इसका इंतजार तमाम राजनीति के जानने वालों को जरूर होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए बीएसटीवी के साथ। नमस्कार।